हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2022 के, जो आपके आने वाले सभी तरह के कम्पिटेटिव एग्जाम्स में हेल्प करेंगे, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस या फिर अदर कम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक एसएससी, रेलवे। सभी प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शंस रहेगा। पहले खुद से कोशिश करिएगा और आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं पूछूंगा, जिसका आंसर आप सभी लोग कॉमेंट सेक्शन में करिएगा। वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी आपको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट के 49th नंबर के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी नियुक्ति हुई है, और इसके अलावा नए वेटलैंड्स मतलब रामसर साइट्स जिसको बोलते हैं, उनकी भी संख्या जोड़ी गई है। तो डिटेल में जानेंगे रामसर साइट्स वगैरह के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहले खुद से कोशिश करिएगा प्रश्नों का आंसर करने का। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सुप्रीम कोर्ट के 49वें चीफ जस्टिस पद के लिए CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमना ने केंद्र सरकार से किसके नाम की सिफारिश की है? तो आंसर करिए पहले खुद से। सही जवाब होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, जस्टिस यू ललित। चीफ जस्टिस है NV रमना। तो बेसिकली आपको पता होगा कि NV रमना जो है ये 26 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं, ठीक है। तो रिटायर होने से पहले ही अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति करनी ज़रूरी है। तो उसकी सिफारिश जो प्रेजेंट में रहता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वही करता है। तो 49वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? जस्टिस यू ललित, ठीक है। जस्टिस ललित अभी सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज है, और जो सबसे वरिष्ठ जज होता है उसी को अगला CJI बनाया जाता है। इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। चीफ जस्टिस NV रमना 26 अगस्त 2022 को रिटायर हो रहे हैं। दरअसल कानून मंत्री किरण रिजिजू ने CJI रमना से चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश मांगी थी। इसके बाद चीफ जस्टिस रमना ने 4 अगस्त 2022 को केंद्र सरकार को भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जस्टिस उदय उमेश ललित यानी यू ललित के नाम की सिफारिश की। जस्टिस ललित अभी सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज हैं। अब इसको जानने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनने की प्रक्रिया क्या है। तो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस में कहा गया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के भारत के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय में नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश की होनी चाहिए, जिसे पद धारण के लिए उपयुक्त माना जाए। नियुक्ति की प्रक्रिया की बात करें तो केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा अगली नियुक्ति के बारे में निर्वर्तमान CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सिफारिश की मांग के साथ शुरू होती है। इसके बाद उचित समय पर CJI की सिफारिश लेनी होती है। नियम के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश प्राप्त होने के बाद केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री प्रधानमंत्री को सिफारिश करेंगे, जो नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देंगे। तो ये पूरा कंप्लीट एक प्रोसेस होता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति का। PDF में मैं ये सब चीज़ें दे दूंगा ना, तो फिर आप दोबारा पढ़ लेना इसे। बहुत कम समय का कार्यकाल होगा इनका। जस्टिस यू ललित जो है, जस्टिस यू ललित उमेश, जिनका नाम है उदय उमेश ललित, की नियुक्ति होने का उनका कार्यकाल मुश्किल से 3 महीने का होगा। वह 8 नवंबर 2022 को रिटायर्ड भी हो रहे हैं, तो बहुत छोटे समय के लिए बनेंगे। चलो अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ से खूब सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। भारत के कितने नए वेटलैंड को अगस्त 2022 में वैश्विक रामसर स्थल का दर्जा मिला, जिससे इनकी संख्या 64 हो गई है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर D, 10। इससे पहले कितने थे? तो 54 रामसर साइट्स थे। अब बढ़ के जो है ये अगस्त महीने में 10 और इसमें ऐड कर दिए गए, तो टोटल हो गया कितना? 64। इससे पहले इसमें जुलाई के महीने में, पिछले महीने में 5 ऐड किया गया था, नहीं तो उससे पहले कितना था? 49 रामसर साइट्स था। तो जुलाई में 5 ऐड हुआ है और अगस्त में 10। ऐसा माना जा रहा है कि रामसर साइट्स की संख्या 75 बढ़ा के की जाएगी, क्योंकि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं इसके उपलक्ष्य में। तो इसको जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से ये 10 जोड़े गए हैं और किन राज्यों में कितने जो है रामसर साइट्स हैं, और इन टोटल 64 के भी नाम को देखने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ अगस्त 2022 तक भारत में रामसर साइट की संख्या 64 हो गई है। यह जानकारी केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने दी।
इससे पहले जुलाई 2022 में 5 वेटलैंड यानी कि आर्द्रभूमि को वैश्विक रामसर स्थल में शामिल किया गया था। तो जुलाई के महीने में 5 ऐड किया गया था और अब अगस्त में ऐड कर दिया गया है 10। टोटल कितने हो गए हैं वर्तमान में? 64। ये अगस्त 2022 में शामिल हुए रामसर स्थल हैं। तो तमिलनाडु से कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य, उड़ीसा से सतकोसिया गार्ज, गोवा से नंदा झील, गल्फ ऑफ मन्नार मनीर बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु से, रंगनाथीतु पक्षी अभयारण्य कर्नाटक, वेम्बानूर वेवलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु, वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश, वेनांथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, उद्यमार्थदपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। तो तमिलनाडु से कितने देख रहे हो? 1 2 3 4 तो तमिलनाडु के हो गए और ये 5 और ये 6, यानी कि 10 में से तो 6 तमिलनाडु के हो गए। बाकी एक उड़ीसा, एक गोवा, एक एमपी और एक कर्नाटक, तो 10 हो गए हैं। ठीक है, ये 10 जो है नए ऐड किए गए हैं। अब इसको ध्यान से देख लो, यहीं से क्विज क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, जो 10 नए ऐड किए गए हैं। अब सवाल कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा आपसे कि कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया, यह किस राज्य में स्थित है? तो बोला था ना, उसी में से इसको एमसीक्यू करके करेंगे तो तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य एक जो है 1.29 किलोमीटर जो है संरक्षित क्षेत्र है, जिसे 1994 में अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था। किलोमीटर स्क्वायर बोल सकते हो, लगभग सवा वर्ग किलोमीटर संरक्षित क्षेत्र ही 1994 में अभयारण्य से घोषित किया गया था। यह भारत के तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले के नंगुनेरी तालुक के छोटे से गांव कुंथनकुलम से जुड़ा हुआ है। निवासी और प्रवासी जल पक्षियों की 43 से भी अधिक प्रजातियां हर साल इस अभयारण्य में आती हैं और यह अभयारण्य 72 हेक्टेयर 72 हेक्टेयर के एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। कुंथनकुलम तमिलनाडु से संबंधित है। किस राज्य में स्थित सतकोसिया गार्ज को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? तो सतकोसिया गार्ज कहाँ का है? उड़ीसा का है। सतकोसिया गार्ज पूर्वी उड़ीसा में स्थित है, जिसके बीच महानदी रिवर बहती है। यह गार्ज सतकोसिया टाइगर रिजर्व के भीतर स्थित है, जो एक संयुक्त राष्ट्र संरक्षित क्षेत्र है। गार्ज की लंबाई लगभग 22 किलोमीटर है, 14 मील बोल सकते हो। वर्ष 2007 में गार्ज और आसपास के क्षेत्र को बाघ अभयारण्य घोषित किया गया था। सतकोसिया गार्ज का एरिया अगर बात करें तो 98,196 हेक्टेयर का इसका टोटल एरिया है। नेक्स्ट है कि नंदा झील को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो नंदा झील ये गोवा में है। बेसिकली ये गोवा की सबसे बड़ी झील भी है। नंदा झील 42 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में फैली ये गोवा की सबसे बड़ी झील है नंदा झील। इसको रामसर साइट्स घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में स्थित गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु इसका सही जवाब होगा। गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व भारत का एक संरक्षित क्षेत्र है। यह तमिलनाडु भारत के पूर्वी तट से 1 से 10 किलोमीटर दूर थुथुकुडी, जिसको बोलते हैं तुतुकोरिन, और धनुषकोडी के बीच ये बेसिकली 160 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो तमिलनाडु का है ये गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व। रंगनाथीतु पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है, किस राज्य में स्थित है? तो स्थित है कर्नाटक में। रंगनाथीतु पक्षी अभयारण्य कर्नाटक राज्य के मांड्या जिले में स्थित है। यह राज्य का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है। कर्नाटक का सबसे बड़ा पक्षी अभयारण्य है रंगनाथीतु पक्षी अभयारण्य, और यह बन गया है रामसर साइट्स। इसका एरिया 517 हेक्टेयर में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, सही जवाब होगा तमिलनाडु। वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में स्थित है। इस वेटलैंड की औसत गहराई 12 से 13 मीटर है। यह वेटलैंड 19 हेक्टेयर
एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित वेलोड पक्षी अभयारण्य को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु राज्य के इरोड जिले में स्थित है। अभयारण्य में विभिन्न देशों से आने वाली हजारों पक्षी आते हैं। इस अभयारण्य में जलकाग, चैती, पिनटेल, बत्तख, पेलिकन और डार्टर जैसे पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। यह अभयारण्य 77 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट है कि सिरपुर वेटलैंड को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया। यह किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है मध्य प्रदेश में। सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश के शहर इंदौर, जो इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी भी है, इंदौर में स्थित है। यह वेटलैंड 161 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। तो सिरपुर वेटलैंड कहाँ है? मध्य प्रदेश के इंदौर में। वेनांथंगल पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। किस राज्य में स्थित है? वेनांथंगल पक्षी अभयारण्य यह है तमिलनाडु राज्य में। वेनांथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु राज्य के चेंगलपट्टू जिले में स्थित है। दुनिया के विभिन्न हिस्सों से लगभग 40,000 से भी अधिक पक्षी और 26 तो एकदम रेयर हैं, दुर्लभ जिसको बोलते हैं, प्रजातियों सहित हर साल प्रवासी मौसम के दौरान इस अभयारण्य में आते हैं। वेदांथंगल देश का सबसे पुराना जल पक्षी अभयारण्य है। ओल्डेस्ट, सबसे पुराना जल पक्षी अभयारण्य है। यह अभयारण्य 40 हेक्टेयर एरिया में फैला हुआ है। नेक्स्ट है कि किस राज्य में स्थित उदयमारथपुरम पक्षी अभयारण्य को वैश्विक रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है? तो तमिलनाडु इसका सही जवाब होगा। उदयमार्थदमपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में स्थित है। यह अभयारण्य 43 हेक्टेयर एरिया में शामिल है। ठीक है, तो ये टोटल 10 जो अगस्त महीने में रामसर साइट्स में ऐड किए गए हैं, जिसकी वजह से भारत में अब टोटल 64 रामसर साइट्स हो गया है। तो इन 10 को मैंने याद करवाने की कोशिश की। थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं कि रामसर साइट्स होते क्या हैं। तो देखो, रामसर स्थल क्यों कहते हैं इन्हें? रामसर बेसिकली ईरान का एक शहर है। यहाँ पर 2 फरवरी 1971 को रामसर आर्द्र भूमि समझौता, रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स पर दुनिया के देशों ने सिग्नेचर किए थे। इसीलिए इसे रामसर संधि कहा जाता है। कुछ लोग इस संधि को वेटलैंड कन्वेंशन यानी कि आर्द्र भूमि संधि भी कहते हैं। यह 1975 में लागू हुआ था। इस संधि का औपचारिक नाम अंतर्राष्ट्रीय महत्व विशेषकर जल पक्षी आवास के रूप में आर्द्र भूमियों के विषय में संधि है। ये एक अंतर सरकारी संधि है जो आर्द्र भूमि के संरक्षण और समुचित उपयोग के संबंध में मार्गदर्शन करती है। भारत ने इसे 1982 में इस संधि पर हस्ताक्षर किया था। ये बन गया था 1975 में ही, लेकिन भारत ने इसमें 1982 में साइन किया था। और इसी साल 2 भारत के रामसर साइट्स इसमें ऐड किए गए थे। उन दोनों का नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। भारत में आर्द्र भूमि वेटलैंड के संरक्षण के मामले के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नोडल मंत्रालय घोषित है। अब जो टोटल 64 ये रामसर साइट्स हैं अभी फिलहाल में 5 अगस्त 2022 तक, इसको एक बार सरहरी निगाह से ऐसे देख लेते हैं जल्दी जल्दी। अस्थमुडी वेटलैंड केरल, ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व पंजाब, भीतरकनिका मैंग्रोव उड़ीसा, भोज वेटलैंड्स मध्य प्रदेश, चंदेरटल वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, चिल्का झील उड़ीसा, दीपोरबिल असम, पूर्वी कोलकाता वेटलैंड्स पश्चिम बंगाल, हरिके झील पंजाब, खोखरा वेटलैंड जम्मू कश्मीर, कांजली झील पंजाब, केवलादेव घाना एनपी ये राजस्थान में है, केशोपुर मियाँ सामुदायिक रिजर्व पंजाब, कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, लोकटक झील मणिपुर, नाल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात, नंदूर महेश्वर महाराष्ट्र, नांगल वन्यजीव अभयारण्य पंजाब, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, पार्वती आगरा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, पॉइंट कैलीमेरे वन्यजीव पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश, रोपड़ झील पंजाब, रुद्रसागर झील त्रिपुरा, समन पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, सांभर झील राजस्थान, सांडी पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश, सरसई नवर उत्तर प्रदेश, सस्तम कोटा झील केरल, सुंदरवन वेटलैंड पश्चिम बंगाल, सुरिनसार मानसर झील जम्मू कश्मीर,
सोमोरिरी झील जम्मू कश्मीर, ऊपरी गंगा नदी यूपी। इसको पीडीएफ में मैं दूंगा ना, तो आप भी एक बार देख लेना। वेम्बानाड कोल वेटलैंड केरल, वुलर झील जम्मू कश्मीर, आसन कंजर्वेशन रिजर्व उत्तराखंड, कांवर ताल कांवर झील बिहार, कठिम झील सूर सरोवर यूपी, लोनार झील महाराष्ट्र, सतारता सापुकसो स्योकर झील लद्दाख में है ये, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा, भिड़वास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा, थोल झील वन्यजीव अभयारण्य ये गुजरात में है, वाधवाना आर्द्रभूमि क्षेत्र गुजरात, हैदरपुर वेटलैंड उत्तर प्रदेश, खिजादिया बर्ड सेंचुरी गुजरात, बखीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उत्तर प्रदेश, करिकली पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, पलीकरनई मार्स रिजर्व फॉरेस्ट तमिलनाडु, पिचवरम मैंग्रोव तमिलनाडु, पाला वेटलैंड मिजोरम, साक्य सागर वेटलैंड मध्य प्रदेश, कुंथनकुलम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, सतकोसिया गार्ज उड़ीसा, नंदा झील गोवा, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, ये जो रिसेंटली 10 ऐड किए गए हैं ना, रंगनाथीतु पक्षी अभयारण्य कर्नाटक, वेम्बनूर वेटलैंड कम्प्लेक्स तमिलनाडु, वेलोड पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश, विनाथंगल पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु, उदेमार्थदपुरम पक्षी अभयारण्य तमिलनाडु। ये टोटल 64 हो गए। वैसे ज़्यादातर आपको ध्यान देना है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं ना, उस स्टेट में कितने हैं उनके नाम एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए। बाकी जो नए रिसेंटली ऐड किए गए हैं उनको तो मैंने बता ही दिया, उनसे क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो भी समझ गए। अब स्टेट वाइज हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि किस राज्य में कितने रामसर स्थल हैं। तो केरल में 3 हैं, पंजाब में 6, तमिलनाडु में 10, सबसे ज़्यादा तमिलनाडु में है। तमिलनाडु और यूपी दोनों में 10-10 हैं। मिजोरम में 1, एमपी में 3, उड़ीसा में 3, हिमाचल प्रदेश में 3। अब जिस आप स्टेट से बिलोंग करते हैं वो कौन से हैं, 1, 3, 3, ये कम से कम आपको पता होना चाहिए। राजस्थान में 2 हैं, आंध्र प्रदेश में 1, मणिपुर में 1, गुजरात में 4, उत्तर प्रदेश में 10, महाराष्ट्र में 2, त्रिपुरा में 1, हरियाणा में 2, पश्चिम बंगाल में 2 हैं। जम्मू कश्मीर में 4, आसाम में 1, बिहार में 1, कौन सा है बिहार में 1 कमेंट सेक्शन में बताना, उत्तराखंड में 1, गोवा में 1, कर्नाटक में 1, लद्दाख में 1। तो ये हो गए इतने रामसर साइट्स हैं जिन जिन स्टेट्स में है, अपने देख लिया। अब कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं कभी कभी इसमें क्वेश्चन कि भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल अगर आपसे पूछे तो सुंदरवन वेटलैंड 4230 वर्ग किलोमीटर में है। भारत का सबसे पहला रामसर साइट ये चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान है। इसको सबसे पहले 1982 में दोनों को ऐड किया गया था रामसर साइट्स में। तो भारत का सबसे पहला रामसर साइट में चिल्का झील उड़ीसा और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। दुनिया का पहला अगर रामसर साइट बोला जाएगा तो कोबोर प्रायद्वीप ऑस्ट्रेलिया में है। अच्छा, हमें कमेंट सेक्शन में बताना कि भारत के पास तो 64 हो गए रामसर साइट्स, तो इतना लगभग इतना रामसर साइट्स और किस देश के पास है, या रामसर साइट्स की लिस्ट में दुनिया के किस देश की जो वेटलैंड्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में इसमें बताना। गॉट इट। देश में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो देश में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बना है गुजरात। गुजरात जो है सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसको जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है। बेसिकली इसका लक्ष्य जो है ना, इस नीति का मुख्य उद्देश्य गुजरात को इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास में अग्रणी बनाना है। इसको और अच्छे से समझते हैं। इसका मिशन है ISM, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो बेसिकली क्या है कि गुजरात सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। गुजरात सरकार ने 27 जुलाई 2022 को गुजरात सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 घोषणा की। इस नीति को केंद्र सरकार के इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत तैयार किया गया है। इसके अलावा गुजरात के एक विशेष सेमीकॉन सिटी विकसित करने का प्रस्ताव किया है जो धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन का हिस्सा होगा। सेमीकॉन सिटी, ठीक है। सेमीकंडक्टर नीति में क्या है, तो नीति में गुजरात सरकार ने राज्य में सेमीकंडक्टर या डिस्प्ले फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग में निवेश करने वाले उद्यमियों को सब्सिडी देने का फैसला किया है। उद्यमियों को बिजली, जमीन और पानी के शुल्क पर भारी सब्सिडी मिलेगी। नीति के तहत गुजरात ISM यानी कि इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत मंजूर किए गए प्रोजेक्ट्स के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। गुजरात केंद्र द्वारा दी गई पूंजीगत सहायता का 40% देगा।
पात्र प्रोजेक्ट्स को 200 एकड़ भूमि की खरीद पर 75% सब्सिडी मिलेगी, जबकि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम प्रोजेक्ट्स के लिए अतिरिक्त जमीन की कीमत पर 50% सब्सिडी मिलेगी। नीति के तहत स्वीकृत परियोजना के 2 प्रति यूनिट बिजली पर सब्सिडी मिलेगा। तो एक पूरा ये प्लान बन रहा है गुजरात में, ठीक है। देश में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला ये पहला राज्य बन गया है। क्या है इसके बारे में मैंने सब बता दिया, PDF में दूंगा तो फिर देख लेना। नीति के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को 2 प्रति यूनिट बिजली सब्सिडी मिलेगी। सेमीकंडक्टर नीति का लक्ष्य क्या है? तो इस नीति का मुख्य उद्देश्य गुजरात को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ESDM इकोसिस्टम के विकास में अग्रणी बनाना है। नीति से गुजरात के लोगों को क्या फ़ायदा होगा? तो गुजरात सरकार के अनुसार नीति के तहत आगामी 5 वर्षों में 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन की बात करें ISM, तो ISM को वर्ष 2021 में इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य भारत में डिस्प्ले इकोसिस्टम और सेमीकंडक्टरों को विकसित करना है। इसके अलावा भारत को एक ग्लोबल इलेक्ट्रॉनिक हब बनाना है। गुजरात की बात करें तो राजधानी गांधीनगर, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राज्यपाल आचार्य देवव्रत। ये पता होना चाहिए आपको। UEFA यूरोपियन वुमेन्स चैंपियनशिप 2022 किसने जीता है? तो यूरोपियन वुमेन्स चैंपियनशिप जीता है इंग्लैंड ने। इंग्लैंड की जो महिला फुटबॉल टीम है उसने 31 जुलाई 2022 को फाइनल में जर्मनी को हराकर यूरोपियन वुमेन्स चैंपियनशिप 2022 जीती। इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-1 से हराया, ठीक है। इंग्लैंड ने पहली बार यह वुमेन्स चैंपियनशिप जीती है। यूरोपियन वुमेन्स चैंपियनशिप इंग्लैंड में 6 से 31 जुलाई 2022 के बीच आयोजित हुई थी। तो ये पता होना चाहिए आपको। इंग्लैंड ने जीता यूरोपियन वुमेन्स चैंपियनशिप। इंग्लैंड की महिला टीम ने अभी बताया ना, महिला फुटबॉल टीम ने 31 जुलाई 2022 को फाइनल में जर्मनी को हराकर यूरोपियन वुमेन्स चैंपियनशिप 2022 जीती। इंग्लैंड ने जर्मनी को 2-1 के स्कोर से हराकर यह चैंपियनशिप जीती। इंग्लैंड ने पहली बार यह वुमेन्स चैंपियनशिप जीती। यूरोपियन वुमेन्स चैंपियनशिप इंग्लैंड में 6 से 31 जुलाई 2022 के बीच आयोजित हुई है। UEFA यूरोपियन चैंपियनशिप की बात करें तो UEFA यूरोपियन वुमेन्स चैंपियनशिप, इसे UEFA वुमेन्स यूरो भी कहा जाता है। यह चैंपियनशिप हर 4 साल में आयोजित की जाती है। चलो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करना, ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। वीडियो का PDF जरूर ले लेना टेलीग्राम ग्रुप से, और वीडियो कैसा लगा आप हमें बताना कमेंट सेक्शन में। इसे लाइक और शेयर करना, और इसी तरह के और बहुत सारे बेहतरीन वीडियोज़ मैं आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगा। करेंट अफेयर्स और जो भी आप बोलोगे कमेंट सेक्शन में कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो बनाऊँगा। क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है कि अमेरिकी संसद के निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर का नाम बताएं जिनकी ताइपे की यात्रा के बाद चीन से ताइवान का तनाव ऐतिहासिक रूप से बढ़ गया है। तो उनका नाम बताना है। हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की स्पीकर है अमेरिका के निचले सदन की। 4 ऑप्शन है, आंसर करना कमेंट सेक्शन में। और इस टॉपिक पे अगर आपको और अच्छे से जानकारी हो तो आप डिटेल में कमेंट सेक्शन में लिखने की कोशिश भी करना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। इसे शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, और हम लोग अपने प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं आपके जो है आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और टॉपिक भी सजेस्ट करिएगा कि आगे किस टॉपिक पे वीडियो बनाया जाए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और पढ़ाई करिए मन लगा के।